अच्छा सर, अगर हम एजेंट के पास चले जाएं तो वो तो आगे से लाखों रुपया मांग लेते हैं। वो कुछ भी नहीं करते, जो एजेंट है ना कुछ नहीं करते, वो जो मैं बता रहा हूँ ना वो भी यही वो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने। मैंने लॉ स्टडी नहीं किया, ऑल्दो आई एम अ जज। तो अच्छा ये ज़रा वहाँ का जो सिस्टम है ना ये बड़ा डिफरेंट है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MYK न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इकरा आबिद। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका इंट्रो देने से पहले मैं सोच रही थी कि मैं इंट्रो कैसे दूंगी, क्योंकि वो कोई एक काम नहीं कर रहे हैं। वो सियासतदान भी हैं, वो समाजी कारकुन भी हैं और वो हर उस शख्स के वकील भी हैं जो अपने मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क जाता है, यानी कि तारकीन वतन के वकील भी हैं। आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर लियाकत अली खान। इनकी अगर मैं खास बात बताऊं तो भाई पाकिस्तान कल्चरल सोसाइटी स्वीडन के चेयरमैन भी हैं, पाक स्वीडन एसोसिएशन लाहौर के चेयरमैन भी हैं, और मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई कम्युनिटी होगी जिसके ये रुकन नहीं होंगे। इनसे हम बात करते हैं, सारी बातें मैं बता दूंगी तो ये क्या बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। सर आपसे मैं चाय पूछूं या हम फिक्र की ब्रेक ले लें? जो मर्जी कर लीजिए, की बात है। नहीं आप ज्यादा क्या पसंद करते हैं, चाय या हम, मतलब आप तो स्वीडन से हैं ना? तो मैं तो स्वीडिश में बोलते हैं फीका करना है अभी। हाँ जी फिका। हाँ। तो आप वो करना चाहेंगे या चाय पियेंगे? बिल्कुल, मैं फीके के लिए। फिका के लिए। अच्छा, अगर जो लोग नहीं पता, जिनको नहीं पता, उनको अगर हम बताना चाहें कि ये फिका क्या है तो आप जरा बताएंगे डिटेल में। ये पाउज कॉफ़ी के लिए अगर आप पाउज करते हैं, जैसे हम पूछते हैं, आपने जैसे पूछा ठीक है, ये चाय पीनी है कॉफ़ी पीनी है, ठीक है, तो इसीलिए फीका पाउज हो गया। जैसे आप काम कर रहे हैं हाँ। तो वक्फा, चाय का वक्फा। अच्छा सर, मैं आपकी जर्नी से बड़ी इम्प्रेस हुई हूँ, तो मैं वही जानना चाहती हूँ कि कब आपने स्टार्ट किया था और आप स्वीडन क्यों गए थे? सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, पाकिस्तान को जब आपने अलविदा किया और आप स्वीडन गए तो क्या जज्बात थे, क्या ख्यालात थे? जी ऐसा है दरअसल कि मैं स्वीडन जाने का मेरा कोई इरादा नहीं था जब मैंने पाकिस्तान छोड़ा। ठीक है। तो मैं तो एक्चुअली मुझे जाना था इंग्लैंड। ठीक है। वहाँ मेरी एडमिशन हुई थी टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में। ठीक है। लंदन लॉयन कॉलेज, तो मुझे वो ज्वाइन करना था। ये मैं बात कर रहा हूँ 74 की। तो ऐसा था कि मेरा एक दोस्त और मैं, उसकी एडमिशन हुई थी कनाडा में। ठीक है। तो हमने प्रोग्राम बनाया मई में। अच्छा। 74 में कि भाई हम अभी निकलते हैं पाकिस्तान से, तो हिच हाइकिंग करेंगे, मौज मेला करेंगे, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता हम लंदन में जाऊंगा और वो वहाँ से आगे प्लेन ले लेगा। ऐसे हुआ कि मैं जब पहुँचता हूँ ग्रीस यूनान में, ठीक है, तो वहाँ कुछ मुझे दोस्त मिल जाते हैं जो कि उस वक्त काम कर रहे थे। एक शिप है, उस ज़माने में पनामा फ्लैग के शिप होते थे जो कि बड़े अंडरपेड वो लोगों को रखते थे, बड़ी माइनर सी पे देते थे। तो वो काम कर रहे थे। तो मैं जब वहाँ पहुँचा हूँ तो जून में हम लोग वहाँ पहुँचे, तो उन्होंने कहा कि आपके अभी इतने महीने हैं तो आप जॉब कर लें, थोड़े पैसे बना लें। अब मैं भी ज़ाहिर है यहाँ से $200-300 था मेरी जेब में। मैंने कहा ठीक है यार, ये तो अच्छा आइडिया है। तो मैंने एक शिप ज्वाइन कर लिया जो कि उस वक्त था पोलैंड में खड़ा था वो। ठीक है। वो पोलैंड में मैंने जाके ज्वाइन किया और वो शिप जो था वो वहाँ से डेनमार्क गया, डेनमार्क से स्वीडन आया, और जब ये स्वीडन पहुँचता है पीटीओ, ठीक है, जो हमारी हार्बर है वो, तो वहाँ आके अच्छा उस शिप पे ये था कि 16 जो थे वो पाकिस्तानी थे और 17 ग्रीक थे। और वो जो चंद एक पाकिस्तानी थे वो रेगुलर सीमैन भी थे जो कि पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से गए हुए। उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ की जो सीमैन यूनियन है ये बड़ी स्ट्रिक्ट है, तो हम सारे अंडरपेड हैं, अगर आप इनसे रब्ता करें तो वो रिकैलकुलेशन करके ना तो हमारी वेजेस बनेंगी और बड़े पैसे मिलेंगे हमें। अच्छा। मैंने कहा यार आइडिया तो अच्छा है। अच्छा है। तो बहरहाल तो फिर मैंने उनसे कांटेक्ट किया तो वो आ गई यूनियन। उन्होंने आके, और जहाज़ की हालत बड़ी ख़राब थी, उसके टॉयलेट काम नहीं करते थे, बड़ा बुरा हाल था। उन्होंने उसको इंस्पेक्ट किया तो वो कहते हैं जहाज़ तो चल ही नहीं सकता और ना आप रह सकते हैं यहाँ। उन्होंने हमें शिफ्ट किया होटल में। ठीक है। वो उन्होंने कहा कि जी आप यहाँ आके काम करेंगे दिन में और रात को होटल में रहेंगे। सही है। तो इस तरह वो उन्होंने कहा ये जो शिप है इसको टो करके स्टॉकहोम लेके जाएंगे, वहाँ उसकी रिपेयर होगी। तो आप स्टॉकहोम में जब हम पहुँचे वहाँ से टो होकर शिप किया और उसके बाद हमें वहाँ उन्होंने साइन ऑफ कर दिया। बिल्कुल सही है। तो उस ज़माने में 74 में तो मैंने काम किया था ग़ालिबन कोई 2.25 महीने। ठीक है। तो 76,000 रुपीज़ अच्छी खासी रकम थी। अच्छा। जो मुझे
उस वक्त मिली। 74 में आपको 76,000 मिला था, मुझे लगता है तब आज के 25-30 लाख के बराबर होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इस तरह मैं अचानक अमीर हो गया वो। अच्छा। और वहाँ उतरा स्वीडन में। हाँ। तो इस तरह वो जो लोग बाकी थे वो तो चले गए वापस। ठीक है। अच्छा, मैं स्टॉकहोम में रुक गया और फिर ऐसा रुका कि वहाँ से फिर मैंने स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली और वो छोड़ दिया अपना जो कॉलेज था। ठीक है। इस तरह मैं स्टॉकहोम पहुँचा। अच्छा सर, आप सियासत में भी हैं वहाँ पे और आप समाजी कारकुन भी हैं, तो आपने सियासत क्यों चूज़ की वहाँ पे जाके? सियासत एक्चुअली जैसे मैंने बताया कि 74 में मैं चला गया था वहाँ। ठीक है। तो जब मुझे थोड़ी स्वीडिश मैंने पढ़ी वहाँ यूनिवर्सिटी में, मैं पढ़ता रहा हूँ, पढ़ाता भी रहा हूँ। तो इस तरह जब इतना एक अरसा गुजर गया मुझे, तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ हम रहते हैं, हमारे बच्चे रहते हैं यहाँ, तो क्यों ना इस निज़ाम का हिस्सा बना जाए। तो चूँकि जाहिर है एक ताकत जो है वो सियासतदानों के पास होती है, वो वहाँ भी ऐसे ही है। वहाँ तो बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा। लेकिन जायज़ जो मतलब डिसाइड तो वो करते हैं ना, एग्जीक्यूट जो है वो फिर ब्यूरोक्रेट्स करते हैं। ठीक है। तो असल बनाते तो हम ही हैं, लॉज पार्लियामेंट में ही बनते हैं वहाँ। ठीक है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसमें जो है एक्टिव हूँ, तो इस तरह मैंने जो पार्टी ज्वाइन की। सर, यहाँ के जो सियासतदान है ना वो तो मतलब थोड़े और नज़र आते हैं, आप तो मतलब पर्सनैलिटी आपकी बिल्कुल डिफरेंट है। तो क्या सियासत में आपने डिफरेंस पाया कि पाकिस्तान की सियासत कैसी है, और अगर हम स्वीडन की बात करें तो वहाँ की सियासत कैसी है? देखिए, वहाँ तो हम लोग जो है वो पब्लिक के सर्वेंट हैं, हमें एक सैलरी मिलती है, कोई करप्शन या कोई रिश्वत या कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है वहाँ। तो इसलिए मेरे ख्याल में वहाँ कोई पैसे बनाने वाला या किसी को लाइसेंस दे देना, कोई फंड नहीं मिलते हमें। अच्छा। तो ये मसला ही नहीं। यहाँ तो बिजनेस करते हैं लोग, जो सियासतदान है वो जाहिर है 20 करोड़ लगाते हैं तो 2 अरब बनाते हैं उससे। तो वहाँ इस तरह का कोई नहीं है। जो लोग आते हैं इसमें वो शौक रखते हैं, उनके पास वक्त है, तो काम करना चाहते हैं। ना बचपन से ख्वाब था कि मैंने स्वीडन जाना है। जब मैंने थोड़े से पैसे इकट्ठे कर लिए टिकट के, वीज़ा के, उसके बाद मुझे पता चला कि भाई आपको अपना वीज़ा लगवाने के लिए अगर आपने स्वीडन जाना है तो पहले थाईलैंड जाना पड़ेगा, इथियोपिया एक और वहाँ पे जाना पड़ेगा, वहाँ से आपको वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बड़ा एक सर दर्द था पाकिस्तानियों के लिए कि उनको पहले वहाँ जाना, वहाँ पे स्टे करना, महीनों 2-2 महीने वहाँ पे जाके उनका खर्चा और बढ़ जाता होता था। तो अभी मैंने सुना है कि आप जो है एम्बेसडर से भी मिले हैं, तो क्या कुछ बात हुई है? क्या कोई पाकिस्तानियों के लिए उन्होंने कोई आसानी की है इस मामले में? जी बिल्कुल, ये मसला हल हो गया है। ठीक है। पिछले हफ्ते ही जो विजिट वीज़ा है उसको भी ओपन कर दिया गया है। अच्छा। इससे पहले जो फैमिली वीज़ा था वो तो अप्रैल में उन्होंने यहाँ बहाल कर दी थी सर्विस। ठीक है। लेकिन ये पिछले हफ्ते इसे भी कर दिया गया है, और इसी सिलसिले में मैं मिला था 13 जून को एम्बेसडर साहब से। ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा हुआ है पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि ये बड़ा तकलीफ दे और बड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। हाँ जी। कि आपने जाना है, विजिट पे जाना है, तो आप पहले थाईलैंड जाएंगे, वहाँ रहें, वेट करें, और उसके बाद आपका वीज़ा डिक्लाइन हो जाए। हाँ। तो फिर आपको सारे ये एक्सपेंसेस जो थे सारे आप वापस आ जाते थे। लगता है या फिर आप थाईलैंड में बैठ के कर रहे हो स्वादी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, आप तो पाकिस्तान कल्चर सोसाइटी स्वीडन के चेयरमैन भी हैं, तो मुझे बताएं कि वहाँ पे अभी जो ये एसोसिएशन है, जो सोसाइटी है, ये किन सरगर्मियों में मसरूफ़ है? क्या कुछ वहाँ पे हो रहा है थोड़ा? अच्छा, ये कल्चरल तंजीम है और मुकामी ये भूशिरका म्यूनसिपैलिटी है हमारी, उसी म्यूनसिपैलिटी में मैं भी रहता हूँ और ये मेरे दोस्त तारिक साहब भी वहीं रहते हैं। ठीक है। तो वहाँ हमने ये तंजीम जो है वो बनाई है। ये आज से कोई 25 साल हो गए अब। अच्छा। हमने बनाई थी ये, और इसके तकरीबन इस वक्त कोई 300 से 400 मेंबर हैं पेल। ठीक है। वैसे तो बहुत हैं, लेकिन लोग पैसे नहीं देते। तो हमारा ये काम है कि अपना जो कल्चर है उसको उजागर करना वहाँ मुकामी तौर पे। ठीक है। क्योंकि वहाँ बच्चों के लिए ख़ास तौर पे बड़ा ज़रूरी है कि उनको रोशनास करवाना अपने कल्चर से वहाँ रहते हुए। जैसा कि मैंने पहले बताया कि बच्चे जो है पूरा दिन जो है वो स्वीडन में रहते हैं, रात को 2 घंटे वो पाकिस्तान आते हैं। तो इसलिए उनके लिए जानना बड़ा ज़रूरी है कि हमारे लिबास क्या है, किस किस्म के लिबास हम पहनते हैं, किस किस्म के खाने हम खाते हैं। तो ये जो चीज़ है ये बड़ी ज़रूरी है। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि हम वहाँ वर्कशॉप्स करते हैं बच्चों के लिए,
उसके लिए हम कल्चरल इवेंट्स करते हैं। जैसे हमारे जो त्यौहार हैं, यौम पाकिस्तान हो गया, 14 अगस्त हो गया, या ईद हो गई, ईदैन दोनों, तो वो करते हैं हम। तो इसके अलावा हमने वहाँ बच्चों के लिए जो होम वर्क है उसमें मदद के लिए वो भी शुरू किया हुआ है। तो वो हफ्ते में 2-3 दफ़ा बच्चे जो हैं उनको हम मदद करते हैं तमाम सब्जेक्ट्स में जिसमें उनको चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल। इसके अलावा ये है कि जो ख़वातीन हैं उनके लिए, वो ख़वातीन जो कि काफ़ी कई सालों से वहाँ घरों में रहती हैं, उनको काम नहीं मिला किसी वजह से, या नहीं करना पाती, नहीं करना चाह रही थी, तो उनको स्वीडिश पढ़ाता हूँ मैं। अच्छा। तो वो इसलिए कि ताकि उनको मौका मिले कि बाहर उनको जॉब मिल सके। बिल्कुल सही। इसके अलावा हम जो ड्राइविंग है, ये एक बड़ा मुश्किल और बड़ा एक्सपेंसिव है। वहाँ जो यूँ समझ लीजिए कि कार का लाइसेंस लेना हवाई जहाज़ के लाइसेंस के बराबर है, यानी लाखों में खर्च होते हैं वहाँ। तो मैं वो फ्री पढ़ाता हूँ। अच्छा। ये सोसाइटी की तरफ से वो भी एक हमारा है। तो इसमें अभी 6ठा सेशन जा रहा है, और एक सेशन जो हमारा जो है, एक यूँ समझ लीजिए एक सेमेस्टर होता है। ओके। 4 से 5 महीना। अच्छा। और बड़ा अच्छा उसमें रिजल्ट है। ख़वातीन जो पढ़ती रही मेरे पास, वो भी माशाल्लाह बड़ी खुश हैं। अच्छा। और वो न सिर्फ ये है कि उनको जॉब मिल जाती है, बल्कि अगर वो फर्दर स्टडी करना चाह रही हैं तो उनको बड़ी आसानी होती है, वो भी कर सकती हैं। क्योंकि बिल्कुल अगर ना आती हो तो फिर ज़रा मुश्किल होता है। क्योंकि मैं बेसिक स्वीडिश एंड इंट्रोडक्शन टू स्वीडिश कल्चर, ये है मेरा जो है वो क्लास जो मैं लेता हूँ। लैंग्वेज उनकी जो है ना, बिल्कुल स्वीडिश की तरह, उनकी सोच भी फिर बदल जाती है, और वहाँ आगे कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं, ख़ास तौर पे बच्चियों के शादी के हवाले से मैं समझता हूँ। ठीक है। तो वहाँ ज़रा मुश्किल आ जाती है वालिदैन को। तो इस तरह के काफ़ी मसाइल हैं जो। बिल्कुल सही है। अच्छा, अगर हम जज की बात करें तो जज का वहाँ पे आपका तजर्बा कैसा रहा? बड़ा अच्छा रहा। मैं समझता हूँ कि 20 साल के करीब मेरा तजर्बा है इसमें। ठीक है। तो सेशन कोर्ट में भी रहा हूँ मैं, और हाई कोर्ट में भी, स्विया हाई कोर्ट जिसे आप स्टॉकहोम हाई कोर्ट कह सकते हैं, तो वहाँ भी रहा हूँ कोई मेरा ख्याल 12 साल गलबन। तो वहाँ उनका जो सिस्टम है जुडिशरी, इसको जानने का मौका मिला। ठीक है। बाकी ज़ाहिर है एक कोर्ट है, वहाँ हर किस्म के मुजरिम आते हैं, हर तरह के केसेस आते हैं। वहाँ के माशरे को स्टडी करने का एक डिफरेंट एंगल से मौका मिला, तो बहुत कुछ सीखा वहाँ। नहीं देखें, रिश्वत और सिफारिश इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है वहाँ, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। यानी आप सोच भी नहीं सकते कि भाई मैं जज को पैसे दूंगा और इस तरह कर लूँगा, या कोई सिफारिश किसी से फ़ोन करवाऊँगा। यानी इस पूरे जो मेरा ये टेन्योर है पूरा, इसमें आज तक मुझे तो कोई फ़ोन नहीं आया। अच्छा। हाँ, एक दफ़ा एक वाक़या हुआ कि एक केस था कोई हाई कोर्ट में, वो केस जो था वो सुना जा रहा था। ठीक है। तो वहाँ जब वो मुजरिम को लाया गया तो वो एक पाकिस्तानी था। अच्छा, उसे नहीं पता था कि मैं भी जज हूँ इधर। ठीक है। तो वो फिर ये होता है कि अच्छा मैं उसको जानता भी था। अच्छा। तो वहाँ ये है कि अगर आप जानते हैं तो फिर आप वो केस सुन नहीं सकते। तो फिर आपने वहाँ पे बताया उनको कि मैंने फिर वो केस मैंने उससे कहा, जो हमारा चेयर कर रहा था, चेयरमैन, कि इस तरह आई नो हिम। तो वो कहता ठीक है। उसने उसी वक्त केस रोक दिया। तो उसने कहा आप घर जाइए, तो दूसरा जज आके बैठेगा इसमें। अच्छा, अगर लॉ की स्टडी की बात करूँ तो वहाँ पे जाके आपने कैसी की और कैसे इस चीज़ को आगे बढ़ाया आपने? मैंने लॉ स्टडी नहीं किया, ऑल्दो आई एम अ जज। तो अच्छा, ये ज़रा वहाँ का जो सिस्टम है ना, ये बड़ा डिफरेंट है। ठीक है। वहाँ जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, 5 जजेस होते हैं, बेंच होता है वहाँ, 1 जज कोर्ट नहीं होती, ना सेशन लेवल पे ना ये हाई कोर्ट लेवल पे। तो उसमें ये होता है कि 2 रेगुलर जजेस होते हैं जो कि एम्प्लॉय होते हैं कोर्ट के, और 3 जो उसमें होते हैं वो बेसिकली पॉलिटिशियंस होते हैं, बट दे आर इलेक्टेड। अगर सेशन कोर्ट है तो उनको इलेक्ट करेगी काउंट जो वहाँ की म्यूनसिपैलिटी काउंसिल है। अगर वो हाई कोर्ट है तो फिर वहाँ की काउंटी काउंसिल जो है वो उनको इलेक्ट करती है। ठीक है। जब इलेक्शन होता है तो उसके बाद पूरी जो वैकेंसीज होती हैं, जो
स्टैंडिंग कमेटीज़ जैसे बनती हैं या और कमेटीज़ बनती हैं गवर्नमेंट में, इसी तरह जो कोर्ट्स हैं उसके लिए भी नॉमिनेशन होती है। ठीक है। तो नॉमिनेशन के लिए वो हमें कहते हैं कि जी कोई भी मेंबर जो है अपनी नॉमिनेशन भेज सकता है, तो वो फिर पार्टी जो है उस नॉमिनेशन को जो है वो वहाँ अगर वो करते हैं ठीक है ये बंदा सही है, तो वो फिर उसको आगे भेज देते हैं फर्दर। कोर्ट का इसमें कुछ नहीं लेना देना, कोर्ट को सिर्फ पार्टी ने नाम भेजने हैं। तो वो इस तरह ये इस तरीके से बड़ा सिंपल है, आपने नॉमिनेशन भेजी, पार्टी ने उसको पास किया, सेंट्रल जो हमारी जो ऑफिस है वहाँ जाएगा, वहाँ से वो कोर्ट में सिंपली नाम चले जाएंगे कि ग्रीन पार्टी की तरफ से ये जो साहब हैं ये वहाँ बैठेंगे। और जज बनना मेरे ख्याल में आसान है, लेकिन इलेक्ट होकर एक जज बनना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ रिश्वत तो है नहीं, और जज कोई इतना वहाँ कोई पॉपुलर प्रोफेशन नहीं है। अच्छा। क्योंकि एक वकील जो है वो ज़्यादा कमाता है एक जज से, रिश्वत तो होती नहीं है वहाँ। ठीक है। तो इसलिए कोई इतना पॉपुलर नहीं है। मैंने देखा, मेरी बातचीत हुई बहुत से जो वकला दोस्त हैं उनसे, तो वो कहते नहीं वी आर फाइन हियर। अच्छा, अब ग्रीन पार्टी की बात हो ही गई है तो मैं ग्रीन पार्टी के बारे में जानना चाहूँगी कि आपने ग्रीन पार्टी क्यों चूज़ की, मतलब आपने उसमें ऐसा क्या देखा, किस चीज़ से मुतासिर हुए? अच्छा, ऐसा कि जब मैंने सियासत शुरू की थी तो एक्चुअली मैंने ज्वाइन की थी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, जो कि बिगेस्ट पार्टी है वहाँ। ठीक है। तो उसमें मैं 8 साल मैं रहा हूँ उसमें मैंने काम किया है। तो रीज़न क्या था सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी छोड़ने का, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये जो क्लाइमेट है, जो इस वक्त जो ग्लोबल चेंज आ रही है, तो इससे जो इंसानों के लिए बहुत ख़तरा पैदा हो रहा है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ये जो क्वेश्चन थे या ये जो प्रॉब्लम थे, इनको उस तरीके से वक्त नहीं दिया जाता था सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी में, या अहमियत नहीं दी जाती थी। ठीक है। अगरचे मैं उनकी जो कमेटी थी एनवायरनमेंट के लिए, उसका मैं चेयरमैन भी था, लेकिन वहाँ वो इसको इतना करते नहीं थे। दैट्स व्हाई मैंने उन पार्टी को छोड़ के फिर ग्रीन पार्टी जो थी वो ज्वाइन की थी। अच्छा, अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें या अपने नौजवानों की बात करें, तो हर किसी का दिल करता है कि वो जाए, एक अच्छी लाइफ गुजारे, काम करे, मेहनत करे, तो क्या प्रोसीजर है वहाँ पे जाने का? वीज़े के लिए वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं स्वीडन जाने के लिए? जी, इसमें है कि वो बड़ा सिंपल है। swedishadmission.se उनका आप गूगल करें, उस पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो हर यूनिवर्सिटी का भी अपने एक वेबसाइट है, वहाँ भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। और उसके अलावा न सिर्फ ये कि आप वहाँ स्टडी कर सकते हैं, स्टडी करना बड़ा एक्सपेंसिव है वहाँ। अच्छा। तो ऑलमोस्ट फीस जो है वो कि तकरीबन 15 लाख के करीब बनती है एक सेमेस्टर की, लेकिन फिर भी अमेरिका से ये हाफ है, तो उसके मुकाबले में काफ़ी सस्ता है। इसके अलावा स्कॉलरशिप हैं काफ़ी, लेकिन स्कॉलरशिप के लिए ये है कि वहाँ आपको एक तो ये है कि मास्टर करें आप, उस पर देते हैं वो। फिर यह है कि आपकी 3000 घंटे जो है आपका कुछ तजर्बा होना चाहिए कि या तो आपने काम किया हो, अच्छा, जॉब की हो, या किसी एनजीओ में काम किया हो, ठीक है, कोई इस तरह वो 3000 घंटे जो है वो कहते हैं कि वो करें आप। तो इस तरह आपको स्कॉलरशिप, और स्कॉलरशिप वो उसमें ये है कि फीस भी देते हैं, वो लिविंग भी है, और इसके अलावा आपका खाना पीना एवरीथिंग। और उसमें स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट है, तो इस तरह बहुत से अदारे हैं जो कि इस तरह के, बड़ा सिंपल है, आप गूगल करके वेरी इजी जो है। और टाइमिंग उसमें ज़रा ख्याल रखें उसमें। तो कोई एज लिमिट है कि मतलब स्टूडेंट्स जो हैं वो? नो एज लिमिट। अच्छा, स्वीडन में पढ़ाई के लिए 90 ईयर्स भी आप हैं तो वो प्रेफर करेंगे कि आप आए पढ़ें। अच्छा सर, अगर हम एजेंट के पास चले जाएं तो वो तो आगे से लाखों रुपया मांग लेते हैं, और लेते भी हैं और लोग देते भी हैं, क्योंकि हर किसी ने जाना है, हर किसी ने मेहनत करनी है। तो आपने तो सारा उनका वो राज जो है वो फाश कर दिया। नहीं, जाहिर है, मैं तो समझता हूँ जो मेरे पास है, अगर उससे किसी की मदद हो सकती है इन्फॉर्मेशन, तो वो देनी चाहिए। तो अगर हम किसी एजेंट के पास जाते हैं और वो पैसे मांग रहा है और हमें भेज भी रहा है, तो आपको क्या लगता है कि वो वर्ती है कि मतलब हम पैसे दे के जाने चाहिए, या हम फ्री में भी जा सकते हैं? नहीं, मुझे तो बहुत बुरा लगता है सच में, क्योंकि जो स्टूडेंट जाते हैं ख़ास तौर पे, अब जिन्होंने यहाँ मास्टर किया हुआ है, तो वो माशाल्लाह वो तो गूगल कर सकते हैं खुद से,
वो कुछ भी नहीं करते, जो एजेंट है ना कुछ नहीं करते, वो जो मैं बता रहा हूँ ना वो भी यही वो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, आपका पासपोर्ट, आपके दूसरे डॉक्यूमेंट्स आपको बताना है कि ये इस वक्त अप्लाई करें। तो उसमें ये होता है कि देखें अक्टूबर में आपको अगर आपने नेक्स्ट शुरू करना है ना तो उसके लिए अक्टूबर में आप अप्लाई करें, और या जनवरी में करें। अभी अक्टूबर आ रहा है, डेडलाइन होती है ना। अच्छा, तो उससे ये होता है कि आपके पास वक्त होता है इनफ, और पासपोर्ट आपका जो है वो तैयार होना चाहिए बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो मैं तो समझता हूँ फजूल है बिल्कुल। और मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ, बहुत से स्टूडेंट्स को जानता हूँ, और ख़ास तौर पर लड़कियों को मैं खुश होता हूँ कि वो खुद से गई हैं, वो किसी एजेंट के पास नहीं गई, उन्होंने खुद से अप्लाई किया, उस पूरे प्रोसेस को किया, फॉलो अप किया, और आज वो वहाँ पढ़ रही हैं। एक और बात जो मैं इजाफा करना चाहूँगा कि वहाँ शायद लोगों को पता नहीं है कि जो अगर आप शादीशुदा हैं, स्टूडेंट हैं जैसे, तो आप अपनी फैमिली को भी साथ ले जा सकते हैं। अगर एक खातून है तो उसका मियाँ, उसके बच्चे, उनको भी वीज़ा मिल जाता है, और फिर उसका वो मियाँ या अगर बीवी, तो वो दोनों में से जो नहीं पढ़ रहा वहाँ वो काम कर सकता है बिल्कुल लीगली। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और आप तो पाक स्वीडन फ्रेंडशिप के लिए भी बड़ा कुछ कर रहे हैं, उस वो जो है पाक स्वीडन एसोसिएशन लाहौर के भी चेयरमैन हैं आप। तो आपको क्या, आपकी तो लाइफ सेट हो चुकी है ना स्वीडन में, आप इतना क्यों पाकिस्तानियों के लिए कर रहे हैं कि पाकिस्तान के और स्वीडन के जो हालात हैं, यहाँ पर मुझे दोस्ती है, वो और बेहतर से बेहतर बनाई जा सके? नहीं देखें, जाहिर है कि अब मेरे ख्याल में अगर मैं यूँ कहूँ कि मेरी उम्र का जो डबल हिस्सा है वो मैंने स्वीडन में गुजारा है, और एक तिहाई यहाँ गुजार के गया हूँ। तो इस तरह मेरा ख्याल स्वीडन जो है वो मैं कहूँगा कि वो भी मेरा मुल्क है। अब जाहिर है मेरी मट्टी की, यहाँ की, मैं यहाँ पैदा हुआ, उससे जो मोहब्बत है वो तो जाहिर है अपनी जगह है, उससे तो इनकार नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ स्वीडन के साथ भी जो अब बच्चे जो हैं माशाल्लाह, तीसरी जनरेशन जा रही है मेरी वहाँ, वो सारे मेरे नवासियाँ, पोते पोतियाँ सारे वहीं हैं, और जो बच्चे वहाँ चले जाते हैं वो कभी पाकिस्तान वापस नहीं आते। क्यों? वो इसलिए कि जैसे मैंने बताया कि वो पनप जाते हैं वहाँ, वो इंटीग्रेट कर जाते हैं वहाँ, और फिर जो पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, और अब वहाँ जब मैं लगा के बैठा होता हूँ जियो या AYR, तो वहाँ वो जो देखते हैं, जो आप बता रही हैं, जो यहाँ मसाइल हैं, तो वो बच्चे देख के वो तो हमें कहते हैं आप क्यों जा रहे हैं, नहीं जाना चाहिए, वहाँ हालात ख़राब हैं, वहाँ गोली चल रही है, वहाँ ये हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है। तो बैक टू पाक स्वीडन, इसका जो हमारा जो मकसद है वो ये है कि पाकिस्तान और स्वीडन की जो ट्रेड है उसको प्रमोट करना, स्टूडेंट्स का एक्सचेंज करना, ठीक है, और वीज़ा जो फैसिलिटीज़ हैं उनके लिए काम करना। तो ये 3-4 मेजर टास्क हैं हमारे जिस पे कि हम काम कर रहे हैं। और ये जो तंजीम है ये भी 2001 में हमने इसे बनाया था। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। और इसमें ये पिछले दिनों अभी हमने एक इवेंट भी किया था, नेशनल डे था स्वीडन का। अच्छा। तो वो तो एक्चुअली 6 जून को होता है, लेकिन जब तो नहीं हम कर सके, लेकिन हमने 2 हफ्ते के बाद फिर यहाँ चेंबर ऑफ कॉमर्स है वहाँ उसका फंक्शन किया था, और चेंबर के प्रेसिडेंट सारे जितने भी उनकी लीडरशिप है उन्होंने भी शिरकत की। तो बड़ा अच्छा प्रोग्राम रहा। एम्बेसडर ने भी आना था वहाँ, स्वीडिश एम्बेसडर, लेकिन वो छुट्टियों पे जा चुकी थी स्वीडन, वो इसलिए इसमें शिरकत नहीं कर सके। अच्छा, अगर हम मुस्तकबिल की बात करें तो आगे आपके मतलब सियासी समाजी क्या आप कुछ करना चाह रहे हैं, क्या प्लान्स हैं आपके? अच्छा, इसमें ऐसा है कि मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा एक करारदाद का, जो कि मैंने कश्मीर के हवाले से अपनी पार्टी में पेश की है, हमारी जो मुकामी पार्टी है। तो उसमें मैंने कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत को लेके उस पर बात की है, जो वहाँ मुजालिम डाले जा रहे हैं उस पर बात की है। तो इस करारदाद का मकसद ये है कि ये अब आगे जाएगी, हमारी जो सेंट्रल कांग्रेस है उसमें। अच्छा। अगर वो इसे पास कर देते हैं, फिर ये जो कश्मीर का मसला है इसे ग्रीन पार्टी जो हाईलाइट करेगी स्वीडिश पार्लियामेंट में। ठीक है। तो ये इसलिए ये किया गया है। एक तो ये है, दूसरा ये है कि मैंने वहाँ एक और करारदाद पेश की है कि जी हमारे जो बच्चे हैं उनको छुट्टी दी जाए ईदैन पे, क्योंकि ईद जो है पीर, मंगल या बुध
को भी आ जाती है, वहाँ तो ये छुट्टी नहीं होती। लेकिन जो मुस्लिम बच्चे जो स्कूल में जा रहे हैं और उनके वालिदैन जो कहीं भी किसी भी महकमे में काम कर रहे हैं उनको छुट्टी दी जाए, तो इसे भी मैंने वहाँ पेश कर दिया है। तो ये भी एक फर्दर जो है प्रोसेस के लिए अब जा रही है और होपफुली ये दोनों जो है इंशाल्लाह पास होंगी। बिल्कुल, इंशाल्लाह ये मेरा फ्यूचर का जो नियरेस्ट ये प्लान है। कोई एक सिंपल सी चीज़ आप क्या कहते हैं कि पाकिस्तानियों को अडॉप्ट कर लेनी चाहिए दूसरे मुल्कों से, कि आप कुछ और नहीं कर सकते हो तो आप ये कर लो तो आप बेहतर हो सकते हो? क्या कहते हैं कोई एक चीज़ आसान सी सिंपल सी जो सारे समझ जाएं? जो सारे समझ जाएं। मेरे ख्याल में झूठ जो है नहीं बोलना चाहिए। अगर झूठ एक शख्स नहीं बोलता या तो मेरे ख्याल में बहुत से जो चीज़ें हैं इससे हल होती हैं। उन लोगों की यही खासियत है, ठीक है, कि वो लोग झूठ नहीं बोलते, दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि जो बात होती है वो आपके मुंह पे कह देंगे। लेकिन हमारे मुआशरे में झूठ जो है वो ज़ोरों पर है, बल्कि सच बोलना जो है मैं समझता हूँ। और फिर एक और बात जो मैंने देखी है कि लोग झूठ बोलते हैं एज ए फैशन, यानी उनको फ़ायदा भी नहीं हो रहा होता। या तो झूठ बोलना ना एक किसी फ़ायदे के लिए वो तो समझ आता है, लेकिन वो झूठ बोल बोल के इतने आदी हो चुके होते हैं कि वो उनके मुंह से ही झूठ निकलता है, पता ही नहीं चल रहा होता कब झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। जैसे कहाँ पहुंचे हो, बस 5 मिनट में पहुंचने वाला हूँ और अभी तक घर सोए हुए होते हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। सर एंड पे लोग जो आपको देख रहे हैं उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? अच्छा इंसान बने, हाँ, तो सच जो है उसका दामन ना छोड़े, एक दूसरे का हक जो है वो गसब ना करें, ये बड़ा ज़रूरी है। हम मिलजुल के रहना चाहिए, अखलाक जो है बड़ा अच्छी चीज़ है। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच सर आपके टाइम के लिए। इतने बिजी स्केड्यूल में आपने हमारे लिए टाइम निकाला, तो ये बहुत बड़ी बात है, काफ़ी कुछ सीखने को मिला है आपसे। और मैं भी आपका शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ कि आपने मुझे बुलाया यहाँ और मुझे मौका दिया कि मैं अपने काम जो है या जो सियासत के हवाले से दूसरे उनका यहाँ जिक्र कर सका। बहुत बहुत शुक्रिया जी। नहीं सर, वेलकम।